जीडीपी कोलैप्स हो रही है, कहीं कोई रोजगार नहीं हो रहा, लोगों के पास जो उनकी परचेसिंग पावर है वो खत्म हो रही है, कोई नया पैसा, कोई नई चीज मार्केट में नहीं आ रही, और उसी दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति इतनी बढ़ती है कि वो एक साल में 1,21,000 करोड़ की बढ़ जाती है। कुल मिला के मुकेश अंबानी की आज की जो प्रॉपर्टी है, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, वो लगभग 4,31,000 करोड़ की है। भारत में हमेशा गरीबी की चर्चा होती है, मगर गरीबों की चर्चा नहीं होती। गरीबी की चर्चा की जाती है, इतनी गरीबी है भारत के अंदर, इतने गरीबी का आंकड़ा है, मगर वो गरीब कौन है, उन गरीबों के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं होती, उनकी कोई चर्चा नहीं होती, और उस गरीबों को पहचानने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जाता, ना ही उसके ऊपर कोई चर्चा करवाई जाती है। गरीब लोग हैं, उन गरीबों की हालत क्या है, या भारत की अर्थव्यवस्था का आईना दिखाने वाला एक रिपोर्ट दूसरा पब्लिश होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर जो है, वो जो रैंक है, वो इस लेवल पर है कि वो गरीबी में या ग्लोबल हंगर में हम उसको ये कह सकते हैं कि पहले नंबर पर है। तो ये दोनों विषयों की तुलना और उसके जानकारी, उसके हमारे समाज के ऊपर होने वाले परिणाम, इसके बारे में साथियों हम लोग जानकारी लेंगे। अभिजीत बैनर्जी और उनके दो सहकारियों को पिछले 1 महीना पहले नोबेल प्राइज दिया गया, और उस नोबेल प्राइज के दौरान उनकी अर्थशास्त्र के अध्ययन के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। उन्होंने अपने देश के अध्ययन के लिए या दुनिया भर में अध्ययन करने के लिए एक थ्योरी बनाई थी, उस थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा चर्चा मिली। और उसी बीच में आप लोगों को याद होगा कि 2015 में एंगस डेटन को भी भारत की ही गरीबी का अध्ययन करने के लिए नोबेल दिया गया था। तो दो अर्थशास्त्रियों को ये पिछले 4 सालों में नोबेल मिला था। तो दोनों के रिसर्च भारत के गरीबी को लेकर थे, भारत के गरीबों को लेकर थे, मगर दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, और अलग अलग दृष्टिकोण के कारण दोनों के जो कंक्लूजन आए वो अलग थे। अधिवेशन के दौरान इस विषय को चर्चा में रखने के पीछे का कारण है कि क्या मौलिक अंतर था एंगस डेटन और बैनर्जी के रिसर्च में। दोनों के रिसर्च में ऐसी कौन सी बात थी कि जो हम लोगों को जानने के लिए या हम लोगों को समझने के लिए जरूरत है। और उसी बीच में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, जिसमें भारत का रैंक 102 नंबर पर आया। तो वो भी एक बहुत बड़ा मामला है कि ग्लोबल हंगर में जिस भारत की इकोनॉमी, ये कहा जाता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखने वाले, बजट में बार बार टीवी डिबेट डिस्कशन में ये आंकड़ा हम लोगों के सामने रखा जाता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये लंबा बड़ा आंकड़ा होता है। और आर्थिक महासत्ता बनने वाले भारत का दूसरा, जिसको डार्क साइड कहते हैं, डार्क साइड भी नहीं कह सकते, उसको फैक्ट कहना पड़ेगा। वो फैक्ट क्या है? तो ये बातें हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है। और तीसरी एक बात ये हो रही है कि एक तरफ ग्लोबल हंगर में हम लोग दुनिया के सामने अव्वल आ रहे हैं, और उसी देश में ब्राह्मणों का राष्ट्रवाद भी मजबूत हो रहा है। और राष्ट्रवाद के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये हमने देखा। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, तथाकथित मॉरल पुलिसिंग आ रही है, कोर्ट ट्रायल से पहले भीड़ फैसला करने का काम करती है, भीड़ जजमेंट सुनाती है, मीडिया ट्रायल चलाती है। हैदराबाद की घटना को आपने देखा होगा कि प्रियंका नाम की एक बहन के ऊपर बलात्कार हुआ यहाँ हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो विद इन फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, जो अत्याचार करने वाले 4 लड़कों का एनकाउंटर करके उनको मारा गया। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कहना पड़ा कि जस्टिस और रिवेंज में अंतर है।
तो ये सारा हो रहा है, मतलब भीड़ का फैसला अब भीड़ के स्तर पर नहीं रहा। वो जो भीड़ की सेंटिमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नेंस में भी हावी हो चुकी है। और ये कोई साधारण बात नहीं, कमिश्नर लेवल का हैदराबाद में ये घटना होती है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ये इनकाउंटर करता है, कोई उसका मामला सामने नहीं आता, डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर एक्शन होती है, 4 लोगों को गोलियों से मारा जाता है। तो ये राष्ट्रवाद का या जनता का या जिसको भीड़ कहते हैं उस भीड़ का सेंटीमेंट जो है अब भीड़ तक सीमित नहीं रहा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गया है, हर जगह पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये भी एक बड़ा गंभीर मामला हमारे सामने। इस विषय को या इस परिस्थिति को साथियों हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है। अगर आप भारत को जानना चाहते हो या इस विषय वस्तु को गंभीरता से समझना चाहते हो तो हमें भारत और भारत के जो विरोधाभास है उसको भी गंभीरता से जानने समझने की जरूरत है। उस विरोधाभास का अगर हमारे पास विश्लेषण नहीं है तो हम उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। साथियों, आज भारत में एक अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर इमरजेंसी जैसा माहौल है। हर क्षेत्र में ये चीजें आपको दिखाई देगी। एक अघोषित इमरजेंसी या प्रतिक्रांति का जो माहौल हम लोग कहते हैं वो प्रतिक्रांति का माहौल भारत में बनाया जा रहा है। उसको प्रस्तावित करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वर्ण व्यवस्था का जो वर्चस्ववाद था वो वर्चस्ववाद हर तरीके से शासन प्रशासन से लेकर समाज के हर अंग तक थोपने की कोशिश, पूरी ताकत से उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां लोगों के सामने खड़ी की जा रही है, मगर उन विपरीत परिस्थितियों में भी साथियों आंदोलन चलाने वाले लोगों के लिए अनुकूलता दिखाई देती है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जो समाज के लिए प्रतिकूल होगा वो आंदोलन चलाने वाले लोगों के लिए अनुकूल होता है। क्योंकि सामान्य परिस्थिति में लोगों को समझाने के लिए ज्यादा समय लगता है। जब ऐसे हमले या जैसे परिस्थितियां निर्माण होती है तो लोगों को ये बातें तुरंत समझ में आती है और उनको परिवर्तन की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। आज हमारे सामने इस क्रांति को लाने की जिम्मेदारी है। इस प्रतिक्रांति को थोप कर इस देश के अंदर एक नई क्रांति करने की जिम्मेदारी हमारे पास है। तो उस क्रांति को करने के लिए इस विरोधाभास को जानने समझने की जरूरत है और हम ये कोशिश करेंगे कि साथियों इस बात को, ये जो विषय रखा गया है उस बात की गंभीरता आपको समझ में आए। साथियों, पिछले 30 सालों से भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति लागू हो गई है। 1990 के बाद में भारत में एलपीजी की नीति लागू की गई और एक नया इकोनॉमिक मॉडल भारत में लागू कर दिया गया। और जब से ये 30 सालों से ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो न्यू इकोनॉमिक मॉडल भारत में लाया गया, उन 30 सालों में जो हालत या जो परिस्थितियां भारत में आई वो हमने देखी है। मगर इस विषय के अनुरूप मैं कुछ बातें आपके सामने उस संदर्भ में रखना चाहूंगा कि ये 30 सालों के दौरान भारत में 6 नोबेल प्राइज दिए गए। पिछले 30 सालों में भारत में 6 नोबेल प्राइज आए और ये 6 नोबेल प्राइज में से 3 नोबेल प्राइज इकोनॉमिक या भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की गरीबी के अध्ययन करने वाले लोगों को मिले। 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला, वो भी भारत की गरीबी को या जो उनका इकोनॉमिक्स में योगदान था, रिसर्च था, उसके लिए दिया गया। उसके बाद 2015 में एंगस डेटन को मिला और अभी 2019 में अभिजीत बैनर्जी, उनकी पत्नी और उनके एक सहकारी को ये नोबेल दिया गया। जब ये नोबेल की चर्चा हो रही थी उसी दौरान दूसरा एक रिपोर्ट आया। दुनिया भर में रिसर्च करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसमें ग्लोबल हंगर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट है, उन्होंने दुनिया के देशों की सूची बनाई कि जिस देशों में हंगर इंडेक्स क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो वो भी आंकड़ा उन्होंने बताया कि भारत का जो नंबर है वो 102
उस नंबर में आया। 117 देशों की सूची में भारत का 102 नंबर आया। बांग्लादेश हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो इस स्थिति में बहुत ज्यादा भारत से आगे आ चुके हैं। अब ये दो विरोधाभासी चित्र हमारे सामने आए। उसी दौरान और एक बात आपने देखी होगी कि भारत का जीडीपी जो है ये 4.5% के करीब आया। 8% के गति से चलने वाला जीडीपी 4.5% तक आया। बात यही नहीं रुकती, रूलिंग पार्टी के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि ये 4.5% का जो जीडीपी का आंकड़ा है वो भी फर्जी है, वास्तविक जो जीडीपी का फिगर है 1.5% है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया के सामने आकर बात कही कि ये जो 4.5% का जो जीडीपी है ये भी फर्जी है, वास्तविक जो जीडीपी का रेट है वो 1.5% है। ये चलता है। उसी के दौरान और एक खबर आती है कि मुकेश अंबानी की संपत्ति जो है ये इस साल भी बढ़ी और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बनते हैं। दुनिया के 10 अमीरों में मुकेश अंबानी शामिल हो जाते हैं और मुकेश अंबानी दुनिया के 10 अमीरों में 9वें नंबर पर आ जाते हैं। जिस देश का 102 नंबर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उस देश से मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। दुनिया के 10 अमीरों में से 9वें नंबर पर वो जाता है और उसकी जो संपत्ति है ये लगभग 1,21,000 करोड़ इस साल में बढ़ी। जिस दौरान लोग चड्डी खरीदने के लायक नहीं थे, जिस दौरान भारत की आबादी 5 रुपए का बिस्कुट खरीदने लायक नहीं थी, जिस जनता के पास में बिस्कुट खरीदने के लिए पैसा नहीं था, जिस जनता के पास में अंडरवियर बनियान लेने के लिए पैसा नहीं था, उसी देश में मुकेश अंबानी की संपत्ति 365 दिनों में 1,21,000 करोड़ के हिसाब से बढ़ती है। अगर आप इसको दिन के हिसाब से अगर कर ले, 365 से अगर उसको आप डिवाइड करते हैं तो साथियों कम अधिक मात्रा में अगर हम इसका थोड़ा मोटा मोटी अगर हिसाब जोड़ ले तो एक दिन में मुकेश अंबानी की संपत्ति 4,000 करोड़ के स्पीड से उसके आगे पीछे बढ़ती है। तो ये भी एक नया मामला सामने आया। तो ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं और ये आंकड़े भारत का विरोधाभास जो है ये हमारे सामने रखते। जीडीपी कोलैप्स हो रही है, कहीं कोई रोजगार नहीं हो रहा, लोगों के पास जो उनकी परचेसिंग पावर है वो खत्म हो रही है, कोई नया पैसा कोई नई चीज मार्केट में नहीं आ रही और उसी दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति इतनी बढ़ती है कि वो एक साल में 1,21,000 करोड़ की बढ़ जाती है। कुल मिला के मुकेश अंबानी की आज की जो प्रॉपर्टी है उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो लगभग 4,31,000 करोड़ की है। रिलायंस की जो कंपनियां है उसका मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब दूसरा एक आंकड़ा इसके साथ अगर जोड़ लिया जाए तो जिस मुकेश अंबानी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है ये 4,31,000 करोड़ की है, उसी मुकेश अंबानी के ऊपर लगभग भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंकों का छोटा मोटा अगर आंकड़ा सारा जोड़ लिया जाए वो लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा मुकेश अंबानी के ऊपर है। भारत के सबसे बड़े अगर कर्जदार कोई है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई लोन है वो मुकेश अंबानी है। लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा मुकेश अंबानी के ऊपर है और जिस कर्जे का ब्याज इंटरेस्ट आप और हम लोग चुका रहे क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी ने
अपनी बीवी को जन्मदिन के तोहफे पर 450 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट किया था। शाहजहां ने तो बीवी मरने के बाद में ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल तो मुमताज देख नहीं पाई, मगर मुकेश अंबानी ने अपनी जिंदगी में अपने सामने ही अपने बीवी को वो हवाई जहाज दिया था। इतनी ज्यादा संपत्ति बढ़ती जा रही है। जब देश डूब रहा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, उस दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति डेली 3, 3,500, 4,000 करोड़ से बढ़ रही है। ये विरोधाभास है। इसके ऊपर प्राइम टाइम में चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, मगर इसके ऊपर कोई बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग जिस मीडिया के ऊपर जानकारी के लिए डिपेंडेंट है वो इस बातों की चर्चा नहीं करते। अभी नेशनल सैंपल सर्वे के रिपोर्ट सामने आए कि पिछले 20 सालों में किसानों की आय कितनी बढ़ी, किसानों का एवरेज मंथली इनकम कितना है, और एवरेज इनकम होने के बाद उसका एवरेज खर्चा कितना है। ये आंकड़े अगर उठाकर देख लिए जाए तो किसानों के पास बचता कितना है। तो इस विरोधाभास को साथियों जानने के बाद या उसको समझने के साथ हम लोग इस विषय को समझ सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2015 में एंगस डेटन को जब नोबेल प्राइज मिला तो हैदराबाद में बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन था, और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने एंगस डेटन के सब्जेक्ट को, जो उसका रिसर्च था, उसको सब्जेक्ट बनाया था। और एंगस डेटन ने एक थ्योरी रखी थी कि भारत की गरीबी का मूल कारण जाति व्यवस्था है। एंगस डेटन ने अपने रिसर्च में बहुत सारा उसने रिसर्च किया, बहुत सारे उसके रिसर्च वर्क पब्लिश है। उसका क्रक्स उसने बताया कि भारत की गरीबी का मूल कारण जो है ये जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के कारण भारत की गरीबी परमानेंट है। उसके कहने का दूसरा अर्थ यह था कि जब तक भारत में गरीबी मतलब जाति व्यवस्था जिंदा है, तब तक भारत के गरीबी का अंत नहीं हो सकता। उस रिसर्च का दूसरा अर्थ क्या है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था जीवित है, तब तक भारत में गरीबी का अंत नहीं हो सकता। डेटन ने अपने रिसर्च में ये बातें विस्तार से लिखी। जब डेटन को पूछा गया था कि आपने रिसर्च करने के लिए भारत को ही क्यों चुना, गरीबी तो दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगी, सब अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां गरीबी है, दुनिया के हर कोने में गरीबी मिलती है, तो आपने गरीबी के लिए भारत को ही क्यों चुना, और यह विश्लेषण आपका आया तो कैसे आया। तो डेटन ने उसका जवाब सीधी भाषा में दिया कि दुनिया के आधे से ज्यादा गरीब तो भारत में रहते हैं। डेटन ने जवाब दिया कि दुनिया के आधे गरीब भारत में रहते हैं, और भारत की गरीबी का अगर किसी ने अध्ययन कर लिया तो वो दुनिया की गरीबी का अध्ययन हो गया। इतनी ज्यादा वैरायटी यहाँ के गरीबों में, इतना ज्यादा यूनिकनेस यहाँ के गरीबी की व्यवस्था के अंदर है, और वो रिसर्च दुनिया में किसी भी जगह पर आपको काम आ सकता है। डेटन ने कहा कि हमने भारत के गरीबी के ऊपर अध्ययन किया तो हमको बहुत सारा ऐसा डाटा मिला जो दुनिया की गरीबी को दूर करने के लिए काम आ सकता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, यहाँ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, भारत जल जमीन जंगल से समृद्ध है, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसके बावजूद भी यहाँ गरीबी है। जल जमीन जंगल, किसी समाज को आगे बढ़ने के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो सारी चीजें भारत के पास है, उसके बावजूद भी भारत की व्यवस्था गरीबी को मिटा नहीं पा रही। वो कौन से कारण है? लाखों करोड़ों का बजट रखने वाला सरकार, आईसीडीएस का 5 साल का जो बजट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलकर, वो लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, फिर भी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूनिकनेस है, इसलिए हमने भारत की गरीबी को चुना। और जो आंकड़े, जो डाटा एंगस डेटन ने लिया, वो भारत सरकार ने जो आंकड़े पब्लिश किए थे वो उसी से लिया। नेशनल सैंपल सर्वे के
रिपोर्ट हो, स्टैटिस्टिकल सर्वे है वहां से आए हुए रिपोर्ट हो, भारत सरकार के अलग अलग कमीशन के आंकड़े हो। आपको पता होगा पिछले 50 सालों में भारत सरकार के द्वारा 25 कमीशन बनाए गए और वो 25 कमीशन को काम इतना था कि भारत में गरीबी कितनी है ये जानने के लिए पिछले 50 सालों में 25 कमीशन बनाए गए। मगर पिछले 50 सालों में एक भी कमीशन इसलिए नहीं बनाया गया कि भारत में गरीबी क्यों है, गरीबी कितनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए तरह तरह के कमीशन बनाए गए। मगर गरीबी क्यों है, गरीबी का रूट कॉज क्या है, उसको एनिलेट करने के लिए कोई कमीशन नहीं बनाया गया। 25 कमीशन बनाए गए गरीबी का अध्ययन करने के लिए। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़े होंगे, डॉक्टर सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़े होंगे। कभी गरीबी को रुपये के साथ जोड़ा गया, कभी गरीबी को कैलोरी के साथ जोड़ा गया। इतनी कैलोरी खाने वाला आदमी जो है ये गरीब है, इससे ज्यादा कैलोरी खाने वाला आदमी अमीर है। 20 रुपए कमाने वाला आदमी गांव में गरीब है तो 32 रुपए कमाने वाला आदमी शहर में गरीब नहीं है, वो अमीरों की लिस्ट में आ जाता है। तो तरह तरह के क्राइटेरिया लगाए गए और हर सरकार ये कोशिश करती रही कि उसके 5 साल के या जो भी पीरियड उसको गवर्नेंस का मिला उस पीरियड में गरीबी रेखा से जो लोग नीचे थे वो गरीबी रेखा के ऊपर आए और आंकड़ों की हेराफेरी करके गरीबों के आंकड़ों को बदला जा रहा था। गरीब वही थे, बस गरीबी के आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे थे। इसलिए एंगस डेटन ने जब रिसर्च किया तो उसके रिसर्च करने का तरीका एक था कि वो केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, उसने टीम बनाई, वो खुद भारत के कोने कोने में घूमे और वो टीम गांव गांव में गई, लोगों के साथ संपर्क किया, संवाद किया और खास तौर पर जब गांव देहातों में गए तो गांव देहातों में जाकर लोगों से सारी जानकारी ली। केवल कागजों के आंकड़ों पर वो डिपेंड नहीं रहे, गांव में गए और गांव से जाकर जानकारी जमा की। और आप जानते हैं कि गांव में कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, ना आपकी गरीबी छुपती है ना आपकी जाति छुपाई जा सकती है। तो जब वो गांवों में गए और गांवों से जब जानकारी जमा की तो गरीब कौन है ये भी समझ में आया और उस गरीब की जाति क्या है ये भी समझ में आया। तो सीधा लोगों के साथ संपर्क करके उन्होंने उस गरीबी का आधार ढूंढा। आज हजारों लाखों की संख्या में लोग अपना गांव छोड़कर शहरों में आते हैं मजदूरी करने के लिए। वो शहरों की तरफ आते हैं जो कि झोपड़ी में रहते हैं। कुछ लोगों को तो झोपड़ियां भी मंजूर नहीं होती, वो शहरों के अंदर जो बड़े बड़े फ्लाईओवर है उसके पुल के नीचे रहते हैं, फुटपाथ पर सोते। जब वो गांवों से शहरों की तरफ आते हैं उनके पास लाने के लिए कोई एक चीज नहीं होती जो अपने साथ में लेकर आए। मगर जब वो गांव से शहरों में आते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं तो एक चीज वो जरूर अपने साथ लेकर आते हैं, वो होती है उसकी जाति। उसको छत नहीं मिलेगा, उसको रोटी मिलेगा नहीं, कपड़ा नहीं मिलेगा, मगर उसके पास एक चीज जरूर होती है, वो होती है उसकी जाति। गरीब से गरीब आदमी के पास में भी आप जाओ तो एक चीज जरूर मिलेगी, वो है उसकी जाति। वो अपनी जाति साथ में लेकर आते। और जब उस गरीबी का अध्ययन किया गया तो उस गरीबों की जाति भी पता चली कि ये कौन से लोग हैं जो गरीब है। भारत में हमेशा गरीबी की चर्चा होती है मगर गरीबों की चर्चा नहीं होती। गरीबी की चर्चा की जाती है, इतनी गरीबी है भारत के अंदर, इतने गरीबी का आंकड़ा है, मगर वो गरीब कौन है उन गरीबों के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं होती, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। और उस गरीबों को पहचानने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जाता, ना ही उसके ऊपर कोई चर्चा करवाई जाती है।